हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जस्टिस, जो कि जॉन गाल्सवर्दी की काफ़ी फेमस प्ले है, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के सिलेबस का आपको समझ में आ जाता है, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। इस वाले वीडियो में ना मेनली हम दो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। एक तो मतलब नॉर्मली हम बताते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको 4-5 क्वेश्चन नहीं याद करना है, तो आप इंट्रोडक्शन, अबाउट ऑथर, फिर एनालिसिस ऑफ द प्ले और एंड में कंक्लूजन लिख सकते हो। तो वो तो डिस्कस किए हुए हैं। साथ ही साथ जस्टिस जो प्ले है ना, उसका जो मेन हीरो है विलियम फेल्डर, उसका कैरेक्टर स्केच भी डिस्कस किए हुए हैं। तो स्पेसिफिक अगर एग्जाम में आपको विलियम फेल्डर का कैरेक्टर स्केच पूछ देता है ना, तो इसको भी 3-4 पेज में आपको कैसे लिखोगे नॉर्मली 10 to 12 मार्क्स के लिए, तो वो भी बता दिए हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन लगभग आपका कवर अप होगा। और वो कैरेक्टर स्केच तभी मेंशन करना है जब आप स्पेसिफिक कैरेक्टर स्केच का आंसर लिख रहे हो, वरना फिर ये 3 पेज का आपको आंसर हटाना होगा, कैरेक्टर स्केच को हटाना होगा। डायरेक्ट आप अबाउट ऑथर के बाद समरी ऑफ द प्ले पे आ जाओगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जस्टिस इज ए 4 एक्ट प्ले। जस्टिस जो है 4 एक्ट का प्ले है, रिटन बाय ग्रेट नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट, जिसको कि एक महान उपन्यासकार और प्लेराइट मीन्स नाटककार जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1910। इसको 1910 में पहली बार पब्लिश करवाया गया। एंड एम टू ब्रिंग रिफॉर्म इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस। और इसका जो एम था, उद्देश्य था कि रिफॉर्म इट में सुधार लाया जाए, जो अंग्रेजी जो सिस्टम है जस्टिस का, न्याय का, मतलब न्याय के सिस्टम में, न्याय की प्रणाली में सुधार लाना इस प्ले का मेन उद्देश्य था। द प्ले इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रिंगिंग रिफॉर्म, और प्ले सिर्फ रिफॉर्म इट मीन सुधार लाने के बारे में नहीं है। इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब कारावास का जो एक प्रक्रिया होती है, सिर्फ उसमें सुधार लाने के बारे में नहीं है, बट अबाउट द जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस इट मीन जो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है ना, उसमें भी सुधार लाने के बारे में बात की गई है। इट इज ए वेरी सक्सेसफुल ट्रेजेडी। ये काफी सक्सेसफुल यानी सफल ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी क्या होता है? ऐसा प्ले जिसका कि अंत दुखद हो, ठीक है। और अगर एग्जाम में आपको जस्टिस एज ए ट्रेजेडी एक्सप्लेन करना आ जाए, तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो इंट्रोडक्शन को। जस्टिस इज ए वेरी सक्सेसफुल ट्रेजेडी रिटन बाय ग्रेट नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है। इसी तरीके से स्टार्ट करना है, बाकी सब कुछ सेम लिखना है, और अंत में भी बस इस तरीके से लिखना है कि ट्रेजेडी का थोड़ा 2-3 लाइन ऐड करते हुए खत्म करना है, तो आपको एज ए ट्रेजेडी डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द प्ले सब कुछ सेम डालोगे, बस कंक्लूजन में भी अंत में 1-2 लाइन ट्रेजेडी का डाल दोगे, जैसे हम स्टार्टिंग में भी ट्रेजेडी के बारे में बताएं। बिकॉज अब यह एक सक्सेसफुल ट्रेजेडी है, क्योंकि इट एंड्स विद द डेथ ऑफ ए हीरो, क्योंकि यह खत्म होता है हीरो के मृत्यु के साथ। विलियम फेल्डर जो है इसका हीरो रहता है। द प्ले क्रिटिसाइज, प्ले जो है नाटक क्रिटिसाइज इट मीन्स आलोचना करता है द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम में जो न्यायिक प्रक्रिया का जो अनफेयर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो अनुचित, जो गलत, अन्यायपूर्ण जो व्यवहार रहता है ना, उसको दिखाता है। विच गिव्स फ्री हैंड टू द अपर क्लास, जो कि क्या करता है, अपर क्लास के लोग जो होते हैं, पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, उनको फ्री हैंड कर देता है, मतलब उनको स्वतंत्र छोड़ देता है। एंड गिव्स सेवियर पनिशमेंट, और सेवियर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा या गंभीर पनिशमेंट, दंड देता है टू द पुअर, गरीबों को, मतलब अमीरों को। जो हम क्या है दिखाया गया कि न्यायिक प्रक्रिया जो है, जो जुडिशियल सिस्टम है, जिस तरीके से मतलब किसी को सजा दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, अमीरों को कहीं ना कहीं फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है, और गरीबों को क्या किया जाता है, गंभीर पनिशमेंट, सजा दिया जाता है पुअर को, विदाउट टेकिंग इनटू रिगार्ड द सर्कमस्टेंसेज बिहाइंड देयर क्राइम्स, बिना ये सोचे कि किस सर्कमस्टेंसेज में, किस परिस्थिति में वो क्राइम किए, जुर्म किए। होता है ना कि एक सेल्फ डिफेंस में किया गया जुर्म, खुद को बचाने के लिए किया गया जुर्म के लिए मतलब बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं है। बट गरीबों के मैटर में ये सब चीज़ ध्यान नहीं रखा जाता था। गरीबों को बहुत गहरा सजा दिया जाता था, और अमीरों को कहीं ना कहीं वही सजा के लिए फ्री छोड़ दिया जाता था। तो वही चीज़ को ना क्रिटिसाइज किया गया है इस प्ले में। इस प्ले के द्वारा जो है ऑथर क्रिटिसाइज किए हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। हम लोग अबाउट ऑथर देख लेते हैं। जॉन गाल्सवर्दी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट। जॉन गाल्सवर्दी जो है इंग्लिश नॉवलिस्ट थे एंड प्लेराइट थे। हिज फर्स्ट स्टोरीज वेयर पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम, उनके उपनाम जॉन सिन जॉन के नाम से पब्लिश करवाया गया, ठीक है। याद रखिएगा जॉन गाल्सवर्दी का जो पेन नेम है वो जॉन सिन जॉन है। एमंग हिज होल लिटरेरी करियर, अपने पूरी साहित्यिक करियर में ही रोट अप्रॉक्स, वह लिखे लगभग
20 नॉवेल्स, 20 नॉवेल्स लिख रखे हैं, 28 प्लेज लिख रखे हैं, 5 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, 5 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन लिख रखे हैं, 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री का 3 वॉल्यूम संग्रह लिख रखे हैं, 11 वॉल्यूम्स ऑफ एसे का 11 वॉल्यूम्स है, पैम्पलेट्स इट मीन्स हो जाता है पत्रिका, न्यूज़पेपर भी वही पत्रिका ही हुई, तो वो लिख रखे। एमंग हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड, उनके फेमस वर्क्स में शामिल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फोस्टाई सागा, द वाइट मंकी एंड द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, ये वाला जो हम लोग का प्रेजेंट है जस्टिस, उसको भी ऐड कर सकते हो। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1932 में उनको साहित्य में नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, तो ये ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए। अब आगे कैरेक्टर स्केच ऑफ विलियम फेल्डर, तो हम जो बताएं कि इस प्ले का जो हीरो है विलियम फेल्डर, उसका कैरेक्टर स्केच देखते हैं। और ये लगभग 3-4 पेज का 10 to 12 मार्क्स का हम लिख रखे हैं, यहाँ तक है 3.5-4 पेज का। तो ये आपको तभी मेंशन करना है कैरेक्टर स्केच जब स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन द कैरेक्टर स्केच ऑफ विलियम फेल्डर, या विलियम फेल्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तभी ये आंसर लिखना है, वरना आप अबाउट ऑथर के बाद डायरेक्ट ये एनालिसिस ऑफ द प्ले पे आ जाओगे। ठीक है, समरी मत लिखना, अगर समरी ना पूछे तो समरी की जगह पे यहाँ पे लिख देना एनालिसिस ऑफ द प्ले, और फिर अंत में तो कंक्लूजन लिखना ही है। ठीक है, तो कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। इन जस्टिस में फेल्डर इज द हीरो ऑफ द प्ले, फेल्डर जो रहता है वो हीरो रहता है प्ले का। ही इज पायोवर्ट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक केंद्र बिंदु रहता है। अराउंड होम द होल प्ले रिवॉल्व, जिसके चारों ओर पूरा प्ले जो है घूमता है। ही इज द सेंट्रल ऑफ ऑल इवेंट्स, यह सारी घटनाओं का सेंट्रल केंद्र रहता है। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का भी केंद्र रहता है। द सेंटर ऑफ पीटी, दया का भी केंद्र रहता है। एंड द सेंटर ऑफ आवर सिंपैथी, और कहीं ना कहीं हमारे सहानुभूति का भी केंद्र रहता है। मतलब प्ले जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस पे दया आएगा, सहानुभूति आएगी, तो ये सब का केंद्र बिंदु माना गया है हीरो को। येट ही इज एन अनहीरोइक हीरो, हालांकि वो एक अनहीरोइक हीरो है, मतलब हीरो है बट उसमें हीरो वाला लक्षण नहीं है। ही डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबलाइम कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो जो होता है ना, मतलब जो ट्रेजिडी लिखा गया है जैसे मैकबेथ, तो उसका जो हीरो होता है ना, तो उसका जो रिक्वायरमेंट होता है, आवश्यकता होता है कि ये गुण होना चाहिए हीरो में, जो ट्रेजिडी का हीरो होता है, तो उस कंसेप्शन पे वो सारी विशेषताएं इसमें नहीं पाई जाती है। एज एग्जाम्प्लीफाइड इन ग्रीक एंड शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, मतलब जो एग्जाम्प्लीफाइड, जो उदाहरण दिया गया है ट्रेजिक हीरो का, जो विशेषता बताया गया है ट्रेजिक हीरो का ग्रीक में और शेक्सपियर के ट्रेजिडी में। शेक्सपियर का जो फेमस ट्रेजिडी है मैकबेथ, तो मैकबेथ का कैरेक्टर आपको याद होगा किस तरीके से दुखद अंत दिखाया गया, तो कैसे मैकबेथ अंत तक लड़ा था गद्दी हासिल करने के लिए। तो उस तरह का जो ना विशेषता इस हीरो में, इस प्ले के हीरो में नहीं पाया जाता है। विलियम फेल्डर बिलोंग टू द कॉमन रैंक, मतलब वो कॉमन रैंक मतलब एक साधारण रैंक से बिलोंग करता है, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के, मतलब नॉर्मल इंसान की तरह उसको दिखाया गया है। विलियम फेल्डर इज ए यंग मैन ऑफ 23 ईयर का यंग मैन है। ही इज ए जूनियर क्लर्क, एक जूनियर क्लर्क है इन द फर्म ऑफ सॉलिसिटर के फर्म इट मीन्स हो जाता है कंपनी में। सॉलिसिटर्स क्या होता है ना, कि ऐसा लॉयर जो कि क्या करते हैं, किसी को लीगल एडवाइस देते हैं कि कैसे करना है, कोई भी केस से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी सिचुएशन से रिलेटेड, तो एडवाइस देते हैं। तो वही जो वकील हैं जो कि लीगल एडवाइस देते हैं, जेम्स एंड वॉल्ट, उन्हीं के मतलब ऑफिस में उन्हीं के साथ एज ए जूनियर क्लर्क के रूप में काम करता है उनकी कंपनी में। वैन वी फर्स्ट मीट हिम, और जब हम लोग उससे पहली बार मिलते हैं, ही गिव अस अपीयरेंस ऑफ, तो वो हम लोग को सामने कैसे दिखाया जाता है ना, ए पेल गुड लुकिंग यंग मैन, मतलब पेल है, मतलब पतला दुबला सा है, लेकिन गुड लुकिंग यंग मैन है विथ स्केयर्ड आइज, और डरी हुई आंखों के साथ। ही इज ए नाइस प्लीजेंट स्पोकन यंग मैन, नाइस यानी अच्छा है, और प्लीजेंट स्पोकन जो बहुत अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, वैसा यंग मैन है। इन द वर्ड्स ऑफ W.L. फेल्प्स के वर्ड्स में अगर हम कहें तो फेल्डर होता है FA, एक दो जगह में स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर रखे हैं, तो यहाँ ध्यान रखना FAL होगा। फेल्डर द विक्टिम इज ए वीक स्पाइनलेस यंग मैन, फेल्डर जो कि जिसको कि विक्टिम भी बताया गया है कि मतलब कहीं ना कहीं जो सिचुएशन का शिकार हो जाता है इस प्ले में, वो वीक रहता है, कमजोर रहता है, स्पाइनलेस रहता है। तो एक स्पाइनलेस इंसान के रूप में फेल्डर को एक्सप्लेन किया गया है। हु इज इन लव विथ ए मैरिड वुमेन, जिसको कि एक मैरिड वुमेन इट मीन शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है। एंड हैज फोर्स्ड ए चेक, और एक फोर्स्ड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बेईमानी कर लेता है चेक का, टू पे देयर ट्रैवलिंग, अपने ट्रैवलिंग को पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर ए फार अवे कंट्री, तो एक दूर कंट्री कहीं जाना था उसको, दूसरे कंट्री, उस ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उस ट्रैवलिंग खर्च को
मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं फुलफिल करने के लिए, पे करने के लिए वो चेक का एक फॉर्जरी कर लेता है। होता है ना कि मतलब गलत तरीके से चेक निकलवा लेना, पैसे का गबन कर लेना, तो वैसा वो कुछ करता है। फेल्डर इज ए वेरी अफेक्शनेट जेंटल हर्टेड। फेल्डर जो है काफ़ी अफेक्शनेट और जेंटल हर्टेड रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे दिल वाला इंसान रहता है। एंड गुड नेचर्ड यंग मैन, और नेचर प्रकृति से भी अच्छा रहता है। हु लव्स रूथ हनीवेल, जो कि रूथ हनीवेल हम बताएं एक मैरिड वुमेन है, उससे प्यार करता है सिंसियरली, पूरी निष्ठा के साथ। एंड पैशनेटली, इट मीन्स पूरा हम लोग बोल सकते हैं जुनून के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना। ही प्राइजेज हर लव एज हिज मोस्ट प्रीसियस पोजेसन, वह अपने प्यार को सबसे महंगा, सबसे कीमती अपना पोजेसन, संपत्ति मानता है। इट इज़ फॉर द सेक ऑफ रूथ, कि यह रूथ की खातिर है। दैट ही सफर्स ऑल माइजरीज, की वह सारे कष्टों को, सारे प्रॉब्लम्स को, सारे दुखों का सामना करता है सिर्फ अपने प्यार के लिए, अपने रूथ के लिए। ऑन द होल, कुल मिलाकर, ही हैज़ नो वाइस, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, एक्सेप्ट दैट, ये छोड़ के, ही लव्स ए मैरिड वुमेन, की वह उसको जो प्यार हो गया, वो जो प्यार करता है एक मैरिड वुमेन, एक शादीशुदा औरत से करता है। ये बुराई छोड़ के उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। हु इज इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड, जिसको कि बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है अपने हस्बैंड के द्वारा। ठीक है, तो ये जो रूथ हनीवेल है जिससे कि फेल्डर प्यार करता है, उसका हस्बैंड, रूथ का हस्बैंड जो है, रूथ शादीशुदा है, तो रूथ का हस्बैंड जो है ना उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, उसको मारता पीटता है। बट ही लव्स रूथ, लेकिन वह रूथ से प्यार करता है बिकॉज ऑफ हर पिटेबल कंडीशन, अपने उसके पिटेबल कंडीशन की वजह से। ठीक है, उसको दया आ जाती है रूथ पे बहुत ज्यादा, तो इस वजह से वो रूथ से प्यार करने लगता है। इट इज फॉर हर, या उसके लिए है, दैट की ही कमिट्स द क्राइम, कि वह क्राइम अपराध करता है। ही इज प्रिपेयर टू लूज हिज जॉब रेदर देन लूज हर, तो वो अपना जॉब लूज करने के लिए, खोने के लिए तैयार रहता है, उसको लूज करने से अच्छा, मतलब अपना जॉब छोड़ने के लिए तैयार है बट उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। हिज लव फॉर हर मेक्स हिम ब्लाइंड टू एवरीथिंग, और जो रूथ के लिए उसका प्यार है ना उसको अंधा बना देता है। इवन ड्यूरिंग हिज प्रिजन, अपने मतलब जेल के दौरान भी, प्रिजन लाइफ, जेल का जो जीवन था उस दौरान भी, हिज ओनली होप, तो उसका एक ही आशा था, दैट एंड कंसोलेशन इज रूथ हनीवेल, कि उसको एक ही आशा, एक ही कंसोलेशन, संतावना, जिस वजह से एक थोड़ा सा संतुष्टि मिल रही थी, वो था कि रूथ हनीवेल की वजह से उसको लगा था कि जेल से निकलने के बाद फिर से हम रूथ के पास जाएंगे। ये चीज़ सोच के ना वो थोड़ा आशा में था जब वो जेल में था, जो कि उसको वही चेक जो फॉर्जरी करके निकलवाया था उसकी खातिर उसको जेल हुआ था। जब हम लोग समरी पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। When he comes out from the prison, और जब वो जेल से वापस आता है, he feels extremely nervous, वो बहुत नर्वस, घबराया हुआ फील करता है, लोनली, अकेला फील करता है, एंड हेल्पलेस फील करता है, until he meets रूथ, जब तक वो रूथ से मिल नहीं लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये रूथ से। फेल्डर एसोसिएशन विथ रूथ, और फेल्डर का जो संबंध है रूथ के साथ, रूथ हनीवेल के साथ, रिवील्स ए फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज नेचर, ये भी मतलब रिवील करता है, प्रकट करता है उसके प्रकृति का कुछ विशेषता दिखाता है कि किस तरीके का है वो। ही इज काइंड हार्टेड, कि वह दयालु है, पिटीफुल, दयावान है, एंड टेंडर, कोमल है, रेडी टू हेल्प द नीडी, और जो भी जरूरतमंद है उनका मदद करने के लिए वह तैयार रहता है। टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर एंड कैपेसिटी, अपनी पूरी मतलब जितना भी पावर हो, जितना भी कैपेसिटी हो, उस पूरी कैपेसिटी, पूरी पावर के साथ अपनी नीडी का, जरूरतमंद का वो हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो ये गुण का पता चलता है, मतलब रूथ के साथ उसका संबंध देख के रूथ के लिए उसका प्यार देखिए, क्योंकि रूथ भी कहीं ना कहीं बहुत गंदे कंडीशन में अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, उसका हस्बैंड उसको मारता पीटता था। ठीक है, तो इस वजह से जो फेल्डर है रूथ से प्यार करता है, उसको बचाना चाहता है इन सब चीज़ से। ही लूजेस बैलेंस ऑफ हिज माइंड, मतलब अपने माइंड का बैलेंस भी खो देता है, बिकॉज ऑफ रूथ्स माइजरेबल कंडीशन, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है रूथ का, वो रूथ का दयनीय स्थिति देख के, रूथ को रोज अपने हस्बैंड के साथ वही मारपीट करता हुआ देख के। वी फाइंड फेल्डर ऑलमोस्ट ए ब्रोकन मैन, हम लोग फेल्डर को एक ब्रोकन मैन की तरह पाते हैं। इन द लास्ट एक्ट, आखिरी एक्ट में, ही इज हेटेड, मतलब उससे घृणा किया जाता है, एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गेट ए जॉब, और उसको मतलब उसके लिए मुश्किल हो जाता है एक जॉब पाना आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, मतलब जब वो जेल से आज़ाद हुआ, चेक का फॉर्जरी किया, जेल हुआ, और जेल से जब आज़ाद हुआ ना तो उसके लिए जॉब पाना मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से वो पता है एक तो प्यार की वजह से, रूथ की वजह से मेंटली डिस्टर्ब है, और जॉब नहीं मिला तो और भी ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो जाता है। ही स्टूप्स टू द लेवल ऑफ फॉर्जरी, फिर से वो फॉर्जरी के लेवल पे झुक जाता है, अगेन टू गेट ए जॉब, जॉब पाने के लिए भी फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेता है। ही इज अरेस्टेड फॉर द सेकेंड टाइम, अब उसको दूसरी बार भी अरेस्ट किया जाता है, बट सून ही इंड्स हिज माइजरीज बाय किलिंग हिमसेल्फ, लेकिन जल्द ही वो अपने सारे दुखों को खत्म कर लेता है
वही मतलब खुद को मारकर। द फैक्ट दैट ही कमिट सुसाइड इज एन इंडिकेशन, और ये जो तथ्य है कि वो सुसाइड कर लेता है तो वो एक इंडिकेशन है, प्रतीक है ऑफ हिज वीकनेस ऑफ विल। वीकनेस ऑफ विल इट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी इच्छा शक्ति की कमी दिखाया जाता है, मतलब उसके अंदर वो जुनून का कमी, मतलब जीवन जीने का कमी दिखाया जाता है। किस तरीके से इफेक्ट हो जाता है सोसाइटी से जब उसको जॉब नहीं मिलता है। डिस्पाइट हिज वीक विल, अपने वीक विल के बावजूद, इच्छा शक्ति कमजोर होने के बावजूद, इम्पल्सिव इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आवेगी, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तुरंत कोई भी डिसीजन ले ले। एंड इमोशनल टेम्परामेंट, और मतलब एक हम लोग इमोशनल टेम्परामेंट इट मीन स्वभाव के बावजूद, फेल्डर इज ए वेरी स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, ड्यूटीफुल इट मीन जो अपना काम अच्छे से करे, कर्तव्यनिष्ठ हो, एंड कंसेंसियस हो, ईमानदार पर्सन है। ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटी इन द ऑफिस फेथफुल्ली एंड विथ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वह जो है अपने काम का जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, बहुत ज़्यादा निष्ठापूर्ण तरीके से निर्वहन करता है। दस इस प्रकार फेल्डर इज ए सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले, मतलब ये अंतिम वाला है कैरेक्टर स्केच का, तो फेल्डर जो है इंपॉर्टेंट है इस प्ले के लिए। ही इज हीरो इन द सेंस, वह इस सेंस में हीरो है, दैट द मेन थीम ऑफ द प्ले सेंटर्स अराउंड हिम, क्योंकि जो मेन थीम से प्ले का वो उसके चारों ओर घूमता है, मेन जो विषय है। ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो एक सामान्य इंसान है, एंड हिज वीकनेस आर जस्ट एज वीकनेस ऑफ कॉमन मैन, और उसमें जो कमजोरी भी दिखाई है ना वो कॉमन मैन के द्वारा दिखाई गई है। कैसे आज के टाइम में भी किसी कॉमन मैन के साथ ऐसा हो जाता है कि उसको जेल जाना पड़े कोई भी रीजन की वजह से, छोटा मोटा क्राइम की वजह से या कोई झूठा रीजन की वजह से, जो कि पॉसिबिलिटीज है। नॉर्मली गरीब लोगों के साथ तो ऐसा होता है, कहीं ना कहीं ये भी दिखाया गया कि गरीब के साथ अलग होता है, अमीर के साथ तो गरीब था ये कहीं ना कहीं, तो फेल्डर के साथ ऐसा हुआ और बाद में उसको जॉब नहीं मिल रहा था, सोसाइटी का बिहेवियर, सारे जितने भी एम्प्लॉय थे सबका बिहेवियर चेंज हो गया और इस वजह से ये प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि ये नॉर्मल कॉमन इंसान का जो है कमजोरी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्केच खत्म हो गया। हम लोग समरी देख लेते हैं, स्टोरी देख लेते हैं, ये छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जस्टिस टेल्स द स्टोरी ऑफ विलियम फेल्डर, जस्टिस जो है विलियम फेल्डर की कहानी सुनाता है। कहानी कहता है, जूनियर क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ सॉलिसिटर जेम्स, जो कि एक सॉलिसिटर है, वही लॉयर है, उसके ऑफिस में एक जूनियर क्लर्क के रूप में काम करता है। ही इज ए सीरियस एंड इफिशियंट यंग मैन, वह एक सीरियस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो, इफिशियंट इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा कुशल हो, अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा हो। यंग मैन है, हु इज इन लव विथ ए मैरिड वुमेन, जो जिसको एक मैरिड वुमेन से प्यार हो जाता है। दिस गर्ल, और यह लड़की रूथ हनीवेल, इज अनलकी इनफ टू बी मैरिड टू ए ब्रूटल मैन, कि वो बहुत दुर्भाग्यशाली रहती है कि उसका शादी एक ब्रूटल, एक निर्दयी मैन आदमी के साथ हो जाता है। हु इल ट्रीट्स हर, जो कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, सो मच बहुत ज़्यादा, दैट हर लाइफ इज इन डेंजर, और इतना ज़्यादा कि उसका लाइफ जो है डेंजर में है, मतलब बहुत गंदा व्यवहार करता है। फेल्डर इज नेचुरली कंपेंसनेट यंग मैन, फेल्डर जो है वो प्रकृति से ही कंपेंसनेट है, हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर जो कंपैशन हो, जुनून हो। एंड इज अनेबल टू बियर हर सफरिंग, और उसकी सफरिंग को, उसको दुख को ना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दे प्लान टू रन अवे टुगेदर, और वहाँ से वो लोग प्लान बनाते हैं कि वहाँ से मतलब निकलने का, भागने का। मनी इज नीडेड फॉर दिस वेंचर, और इस काम के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। एंड फेल्डर कमिट्स फॉर्जरी टू ऑब्टेन मनी, और यही पैसा के लिए, यहीं पे पैसा प्राप्त करने के लिए जो फेल्डर है वो फॉर्जरी करता है, गलत काम करता है। दिस फॉर्जरी इज डिटेक्टेड, और यह फॉर्जरी पकड़ी जाती है। बिफोर दे कैन लीव, वो लोग मतलब जा पाते इससे पहले ही ये फॉर्जरी पकड़ी जाती है। फेल्डर इज अरेस्टेड, फेल्डर को अरेस्ट कर लिया जाता है। ही इज ट्राइड, मतलब उस पर मुकदमा चलाया जाता है। एंड प्रोनाउंस्ड गिल्टी, और वह गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है बाय द ज्यूरी, ज्यूरी इट मीन्स वही जज के द्वारा। एंड गिवन 3 years इम्प्रिजमेंट, और उसको 3 साल की सजा हो जाती है, कैद हो जाती है। फेल्डर शो हिमसेल्फ, फेल्डर जो है खुद को दिखाता है, टू बी ए डोसाइल यंग मैन, एक विनम्र यंग मैन के रूप में। इफ ही हैड बीन ट्रीटेड विथ मर्सी, कि अगर उसके साथ दया के साथ ट्रीट किया जाता है, अच्छा व्यवहार किया जाता है। एंड कंसिडरेशन ही कुड हैव लेड ए गुड लाइफ लेटर, और ये सोच विचार किया जाता है कि हो सकता है कि उसका आगे का जीवन मतलब अच्छा होता, अच्छा बीतता। लाइक ए लो अबाइंडिंग सिटीजन, लो अबाइंडिंग सिटीजन मतलब एक कानून का जो पालन करे, जो कानून के अंदर रह के काम करे, तो वैसे इंसान के रूप में इस चीज़ पे अगर सोचा जाता, इस चीज़ पे विचार किया जाता और उस पर दया दिखाया जाता, तब ऐसा कंडीशन बन सकता था। ठीक है, वो अच्छा इंसान बन सकता था। एज इट इज़ ही एक्सेप्ट, क्योंकि जैसे वो स्वीकार कर लेता है, द पनिशमेंट, जो दंड दिया जाता है, गिवन टू हिम, जो भी उसको दिया जाता है। एंड सर्व
हिज सेंटेंसेस इन प्रिजन विदाउट क्रिएटिंग एनी ट्रबल, और जो भी उसको सजा मिलती है उसको आराम से मतलब बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी क्रिएट किए दूसरों के लिए आराम से स्वीकार कर लेता है। बट हिज ऑन ट्रबल्स डू नॉट इन, लेकिन जो उसका खुद का प्रॉब्लम था वही खत्म नहीं हो रहा था। आफ्टर ही कम्स आउट ऑफ द प्रिजन, और जब वो 3 साल के बाद जेल से बाहर आया, ही ट्राइज टू गेट जॉब, वो जॉब पाने की कोशिश किया, नॉर्मल इंसान यही करता। बट द एटीट्यूड ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स, लेकिन जो उसके एम्प्लॉयर्स थे चेंज हो चुके थे तब तक उन सबका रवैया। एज सुन एज दे कैम टू नो, क्योंकि जैसे ही उन लोग को पता चला था कि दैट ही हैड बिन जेल्ड फॉर फॉर्जरी, कि उसको जेल हुआ था फॉर्जरी के लिए, तो उसके एम्प्लॉय जो है उन सबका रवैया इसको लेके चेंज हो गया था। इन डेस्परेशन, और इसी मायूसी के साथ, ही एंड रूथ हनीविल अप्रोच हिज ओल्ड ऑफिस, दोनों मिलके मतलब पुराने ऑफिस जाते हैं फॉर जॉब के लिए। जेम्स हा एग्री टू टेक हिम बैक, और जेम्स जो है उसको फिर से मतलब अपने पास रखने के लिए रेडी हो जाता है, प्रोवाइडेड ही कट्स ऑफ ऑल कनेक्शन विथ रूथ, बट ये मतलब एक कंडीशन रख देता है कि तुमको अपने रूथ के साथ सारा कनेक्शन जो है वो कट करना होगा, ख़त्म करना होगा, ठीक है। दिस इज अनबियरेबल फॉर फेल्डर, और यह जो है फेल्डर के लिए असहनीय हो जाता है। ही सेज, वह कहता है, आई कुडंट गिव हर अप, कि मैं उस पर गिव हर अप मतलब नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकता। ओ सर, आई एम ऑल सी गॉड टू लुक टू, मतलब वही बताता है कि उसके लिए मैं हूँ। एंड आई एम श्योर, और मैं निश्चित हूँ, सी इज ऑल आई हैव गॉट, मतलब वो है जो मुझे चाहिए या जो मेरे पास है, वो सब कुछ है। वो कहीं ना कहीं मतलब इंपॉर्टेंस बताता है जॉब से, हर चीज़ से इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं इस टाइम पे फेल्डर के लिए रूथ हो जाती है, तो रूथ को मतलब छोड़ना इम्पॉसिबल बता देता है। तो इस तरीके का लाइन यूज करता है वहाँ पे फेल्डर। वाइल दे आर स्टिल टॉकिंग इन जेम्स हाउस ऑफिस, अब यहाँ पे ये लोग जेम्स हाउस के ऑफिस में अभी तक बात कर रहे थे। एंड इंस्पेक्टर कम्स टू अरेस्ट फेल्डर, एक इंस्पेक्टर आता है फेल्डर को अरेस्ट करने, फॉर हैविंग फॉल्स टेस्टिमोनियल्स इन ऑर्डर टू गेट ए जॉब, मतलब फिर से वो फॉल्स मतलब गलत काम करता है। टेस्टिमोनियल स्टेटमेंट हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं एक प्रशंसा पत्र, मतलब झूठा प्रशंसा पत्र, इन ऑर्डर टू गेट ए जॉब पाने के लिए ना वो एक झूठा प्रशंसा पत्र तैयार करवा लेता है, तो उस फॉर्जरी के लिए फिर से इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनेबल टू बियर इट, और इस चीज़ को ये सह नहीं पाता है एनी लॉन्गर, फेल्डर कमिट सुसाइड, ठीक है, आगे इसी चीज़ों के उसको फिर से जेल जाना पड़ेगा। फेल्डर सह नहीं पाता और फेल्डर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। वाइल द इंस्पेक्टर इज टेकिंग हिम टू द प्रिजन, जब इंस्पेक्टर उसको प्रिजन ले जा रहे थे, जेल ले जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ के पे जो स्टोरी खत्म हो जाती है कि हीरो की मृत्यु हो गई, वो मतलब सिस्टम के आगे झुक गया, सोसाइटी के प्रेशर में आके जो इंसान सुधर सकता था वो भी क्या हो गया, बुरा बन गया और आत्महत्या कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं फेल्डर के अंदर अच्छाई थी, तभी वो रूथ को मतलब उसके गंदे वाले कंडीशन से निकालना चाह रहा था, शादी करना चाह रहा था, उसका इंटेंशन सही था, ठीक है, बट वो गलत रास्ते पे एक बार चला गया। लेकिन फिर जब जो बाकी का आगे जो हुआ वो सारा मतलब सोसाइटी की वजह से, जुडिशियल सिस्टम की वजह से, न्यायिक जो प्रक्रिया होती है न्याय की, वो सब की वजह से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। दस थ्रू दिस प्ले, इस प्रकार इस प्ले के जरिए गाल्सवर्दी क्रिटिसाइज द अनफेयर जुडिकल सिस्टम, गाल्सवर्दी जो है आलोचना करते हैं अनुचित जुडिशियल सिस्टम की, विच जुडिशियल सिस्टम इट मीन्स न्यायिक प्रक्रिया की, विच गिव्स फ्री हैंड टू द अपर क्लास, जो कि अपर क्लास लोगों को फ्री हैंड देती है, ऑन देयर क्राइम्स, अपने क्राइम पे मतलब कहीं ना कहीं छूट देती है, एंड पुट्स द रेस्ट पीपुल, और जो गरीब और सहाय लोग हैं, बिहाइंड द बार्स, उनको बार्स के पीछे जेलों में डाल देती है, फॉर देयर ट्रिवियल इलीगल एक्ट्स, मतलब छोटा से छोटा एक्ट के लिए, छोटा से छोटा काम के लिए, छोटा छोटा क्राइम के लिए गरीब लोगों और असहाय लोगों को क्या करती है, जेल में डाल देती है। तो उस अनफेयर जुडिशियल सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं गाल्सवर्दी जो इस प्ले के थ्रू। द हीरो ऑफ द प्ले, इस प्ले का जो हीरो है, कमिट सुसाइड कर लेता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली प्रेशराइज्ड बाय द सोसाइटी एंड जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा मेंटली, मानसिक और फिजिकली इट मीन शारीरिक प्रेशर बनाया जाता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फेल्डर इज सेंटेंस्ड इजिली व्हेन ही फोर्जेस ए चेक, तो फेल्डर जो है उसको आसानी से सजा हो जाता है जब वो एक मतलब गलत काम करता है, चेक का फोर्जरी करता है, आउट ऑफ नेसेसिटी, जो कि वो आवश्यकता के लिए करता है, जरूरत आने पे करता है, बट रूथ्स
रिच हस्बैंड, लेकिन जो रूथ है, रूथ हनीवेल जैसे कि फेल्डर प्यार करता है, तो उसका जो रिच हस्बैंड है इज नेवर पनिश्ड, उसको कभी सजा नहीं मिली। इस प्ले में क्या दिखाया गया कि रूथ का पति जो है रूथ को मारता है तो उसको कभी सजा नहीं मिली फॉर हरासिंग हिज वाइफ, की वो अपनी वाइफ को हरास कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, इस चीज़ के लिए रूथ के हस्बैंड को कभी सजा नहीं मिली, ठीक है। और वहीं जो फेल्डर है, जो कि अपने कहीं ना कहीं ज़रूरत की वजह से, नीड की वजह से, अपने अंदर के इंसानियत की वजह से क्या किया, कुछ गलत कर लिया, तो उसको मतलब इस तरह से टॉर्चर किया गया कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। दिस डबल स्टैंडर्ड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, और यही डबल स्टैंडर्ड, यही जो दो तरीका का जुडिशियल सिस्टम के द्वारा रूल अप्लाई किया गया, इज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑथर, उसी को ऑथर के द्वारा बहुत ज़्यादा उसी की आलोचना की गई है। विच सिंपैथाइज विद द रिच, विच सिंपैथाइज विद द रिच, जो कि दिखाया जाता है कि रिच लोगों के साथ जो है सिंपैथाइज, कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखाते हैं, एंड पनिश द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, और पनिश करते हैं, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दंड देते हैं गरीबों को, और डाउन ट्रोडन इट मीन्स दलितों को, ठीक है। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड दिखाया गया जुडिकल सिस्टम का इस प्ले के जरिए, रिच लोगों के लिए अलग सिस्टम और अमीर पुअर लोगों के लिए अलग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नोट्स है खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।